16 लाख करोड़ कर्जा अगर 2-4 पूंजीपतियों का माफ किया गया है, तो अगर हम उस पैसे का इस्तेमाल रोजगार पैदा करने के लिए करें तो बेरोजगारी को कम किया जा सकता है। कन्हैया, एक वो अंग्रेजी में फ्रेज है, द प्रूफ ऑफ द पुडिंग लाइज इन इट्स ईटिंग। हिमाचल प्रदेश में आपकी सरकार है, कर्नाटक में आपकी सरकार है, तेलंगाना में आपकी सरकार है। हिमाचल में आपने नई नौकरियां कितनी इजाद की, सृजित की? देखिए, हिमाचल में, तेलंगाना में और कर्नाटक में एक चीज आप नोट करेंगे कि हम लोग कोई ऐसी घोषणा नहीं कर रहे हैं जो घोषणा हम लागू करने में सक्षम नहीं हो। तनख्वाह देने में भी विलंब हो रहा है हिमाचल में, 2 बार हो चुका है ऐसा। नई नौकरियां सृजित करना तो दूर की बात है। नहीं, नई नौकरियां सृजित करेंगे। मैं अभी, आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के साथ साथ आप दूसरे राज्यों की भी बात कर रहे हैं। चाहे हमने महिलाओं के लिए घोषणा की हो, किसानों का कर्जा माफी का बात किया हो, जाति जनगणना का बात किया हो, या पुरानी पेंशन को लागू करने की बात हिमाचल में किया हो, सबको एक बाय एक करके हम लोग लागू कर रहे हैं। जहां तक युवाओं को अप्रेंटिस योजना के तहत देने की, रोजगार देने की बात है, उसका सिंपल तरीका यह है कि अगर आप कांग्रेस की घोषणाओं को देखेंगे तो हमने 5 महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं, जिसमें युवाओं से जुड़ा हुआ भी एक घोषणा है। उसका जब आप बजट देखेंगे, दिल्ली का बजट लगभग 78,000 करोड़ रुपया है। उसका अगर आप 25% बजट जो है इन क्षेत्रों में लागू करते हैं, मतलब महिलाओं के लिए, बिजली बिल के लिए, बुजुर्गों के लिए, नौजवानों के लिए, तो ये सारी योजनाएं लागू की जा सकती है। जहां तक अप्रेंटिस योजनाओं के विस्तार का सवाल है, तो दिल्ली में जो काम करने वाली कॉरपोरेट कंपनियां हैं, अगर उनके साथ मिल करके उनके साथ इंटर्नशिप प्रोग्राम चलाया जाए, अप्रेंटिस प्रोग्राम चलाया जाए, उनको भी जो है स्किल्ड वर्कर मिलेगा, और जो नौजवान ऑलरेडी स्किल्ड हैं उनको नए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। सवाल ये है ना कि तू मैं की राजनीति में सकारात्मक मुद्दे को गायब कर दिया गया है। कबीर कहते हैं ना कि चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, 2 पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। अब हो क्या रहा है कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ना ऐसा लग रहा है जैसे चोर सिपाही का खेल नहीं होता था बचपन में, राजा चोर सिपाही, तू चोर मैं सिपाही, मैं चोर तू सिपाही, यही चल रहा है। बीजेपी से पूछेंगे, कहेंगे कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार है। आम आदमी पार्टी से पूछेंगे, वो कहेंगे कि एलजी हमको कुछ करने ही नहीं देते हैं, पुलिस हमारे पास नहीं है, दिल्ली में जो है दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। तो इस चोर पुलिस के खेल में कांग्रेस कहां है? नहीं, कांग्रेस को छोड़ दीजिए, हाँ। कांग्रेस को जाने दीजिए, हाँ। दिल्ली की जनता कहां है, दिल्ली के लोग कहां हैं? तो विकल्प देने के लिए कांग्रेस की सोच की तो बात है ना। चेहरा कौन है? युवाओं की बात हो रही है। आपने बिल्कुल सही कहा, प्रधानमंत्री मोदी 75 साल के हैं, तो आपके सबसे बड़े नेता राहुल गांधी भी 54-55 के नजदीक पहुंच रहे हैं। अब इसमें कोई युवा अपने आप को मुगालता पाले रखे। मैं भी कहूं मैं युवा हूं, मैं तो अपने आप को 20 साल मैं तो नहीं हूं युवा, आप हो सकते हैं। आप तो युवा हैं, आपको चेहरा क्यों नहीं बनाते? आपको चुनावी मैदान में क्यों नहीं उतारा? चेहरा कौन है कांग्रेस का? सर, भरोसा किस पर करें दिल्ली में? चेहरा से ज्यादा चरित्र का जरूरत है। चेहरा बहुत है सर। अच्छा, चेहरे की जरूरत नहीं होती। मेकअप लगा करके जो है ना, कहीं भी चेहरा आपको मिल जाएगा। चरित्र क्या है, विचार क्या है? आजकल सर जानते हैं क्या है? अभी देखिए कुंभ चल रहा है, तो आस्था का विचार जो है वो गौण कर दिया गया है, और आस्था का प्रचार जो है और राजनीति में उसका व्यापार जो है उसको बढ़ावा दे दिया। इंस्टा रील बन रही है वहां पर, और वो ऐसा फिर मातम पसरा है कि वो इंस्टा रील कम से कम अब उसको रोक देना चाहिए। तो चेहरे से काम नहीं चलेगा सर, चेहरे से काम नहीं चलेगा। पॉलिटिकल विल होना चाहिए, पॉलिटिकल थॉट, तो वो कोई दिखाएगा तो पॉलिटिकल करेक्टर होना। हेडलेस थोड़ा हो सकती है कांग्रेस दिल्ली में। कौन है मुखिया, कौन है दिल्ली में आपका? ऐसे हेडलेस थोड़ी पार्टी है। पार्टी के जो है प्रदेश अध्यक्ष हैं, पार्टी के 70 उम्मीदवार हैं, पार्टी के 40 राहुल गांधी इस बात से नाराज हो गए, वो ऊर्जा नहीं दिख रही, वो रणनीति नहीं दिख रही, वो थोड़ा सा कोप भवन में चले गए, फिर बीच में 4 दिन गायब हो गए। आपको सर ये स्पेशल एयर ड्रॉप से ये न्यूज आता होगा। देखिए क्या है ना कि वही मैं कहता हूं कि जो नॉनसेंस है ना, उसी को आजकल जो है पॉलिटिकल नैरेटिव का सेंट्रल थीम बना दिया गया है। कौन किससे नाराज हैं, कौन किससे दुखी हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क तो इस बात से पड़ना चाहिए ना कि दिल्ली में जो पानी आता है सप्लाई का, वो जो है पीने लायक तो छोड़ दीजिए, मुंह धोने लायक नहीं है। ये हम सब देख रहे हैं। दिल्ली में अगर आपके घर में भी मेरे ख्याल से एयर प्यूरिफायर होगा, बिल्कुल है ना, तो जो लोग भी थोड़ा खरीद पा रहे हैं वो तो अपने अपने घर में एयर प्यूरिफायर लगा लिए हैं। जो 5,000 की आमदनी वाला परिवार है, वो जो है डायसन का 50,000 का एयर प्यूरिफायर कैसे लगाएगा? और फेफड़ा तो उसका भी कोई स्टील का फेफड़ा तो है नहीं गरीब का।
अगर अमीर का फेफड़ा स्टील का नहीं है तो गरीब का फेफड़ा भी तो स्टील का नहीं है ना। ये 700 AQI में बताइए वो सांस कैसे लेंगे? तो साफ पानी नहीं है, साफ हवा नहीं है, अस्पताल में दवाई नहीं है, गलियां जो है चलने लायक नहीं है। ये जो जहां हम लोग बैठे हुए हैं, ये जो नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, ये जो लटियंस जोन कहते हैं, इसको छोड़ करके आप कहीं भी चले जाइए ना दिल्ली में, फुटपाथ का पता नहीं है। फुटपाथ पे जो है लोग शरीर से शरीर टकरा करके घसर करके चल रहे हैं। 25-25 गज में जो है 15-15 लोग रहने के लिए विवश हैं। बिजली वक्त पे आ नहीं रही है। शुक्र है कि खटमल नीचे से पकड़े रहता है। 24 घंटे बिजली आती है। ठीक है बात है। ये अगर इसको परखना है तो कहते प्रत्यक्षम किम परमानम। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। हम लोग जो है 20 किलोमीटर यहां से दाएं बाएं हो जाए, सच्चाई पता चल जाएगा। भरोसा नहीं होगा कि हम जो है देश की राष्ट्रीय राजधानी में हैं। आप चले जाइए आउटर दिल्ली में, आप चले जाइए रूरल एरिया में, आप चले जाइए झुग्गी झोपड़ी कॉलोनियों में। आम आदमी पार्टी देखिए, चुनावी जीत से ही अगर कोई सही और गलत यही पैमाना बना हुआ है आजकल। नहीं तो यही पैमाना बना हुआ है, तब तो फिर मोदी जी भगवान हैं। फिर मोदी जी के खिलाफ लोग क्यों लड़ रहे हैं? मोदी जी के खिलाफ क्यों बोल रहे हैं? मोदी जी तो 3 बार चुनाव जीत लिए हैं। फिर तो मोदी जी भगवान हैं। नहीं, इस बार तो कहां जीते? आप तो कह रहे हैं 240 पर हमने समेट दिया इस बार। मैं कह रहा हूं अगर ये पैमाना है तो ये पैमाना नहीं हो सकता है। चुनाव जीतना सही और गलत का आखिरी पैमाना नहीं हो सकता है। चुनाव जीतना ठीक है, आपके पास मशीनरी है, आपके पास ताकत है, आपके तो पास कितने चुनाव और हारेंगे और ये दार्शनिक ज्ञान देते रहेंगे? जितना चुनाव जनता हारेगी उतना चुनाव हारेंगे, उसमें क्या है? हारने से दिक्कत नहीं है, हारने से दिक्कत नहीं। दिक्कत यह है कि लोग लड़ना बंद कर दिए हैं। हारिए ना, हारिए, कन्हैया तो लड़ते रहते हैं, पर कभी बिहार में भेज दिया जाता है, कभी दिल्ली, और कभी फिर खाली बिठा दिया जाता है। नहीं, खाली हम कभी नहीं बैठते हैं सर। खाली कहीं क्यों बैठेंगे? पढ़े लिखे आदमी हैं, PhD किए हैं, किताब पढ़ लेंगे, दुष्यंत की कविताएं पढ़ लेंगे। खाली क्यों बैठेंगे सर? राजनीति हमारे लिए जो है एक उद्देश्य से है, हम यहाँ पे एक कारण से हैं। राजनीति हमारे लिए महज कैरियर नहीं है। और खाली क्यों बैठेंगे? जनता का काम करने के लिए, लोगों का काम करने के लिए किसी असाइनमेंट का जरूरत थोड़ी होता है, किसी पोस्ट का जरूरत थोड़ी होता है, चुनाव जीतने का जरूरत थोड़ी होता है। एक बात, पूर्वांचली इतना बड़ा मुद्दा बना, 30% से ज्यादा पूर्वांचली लोग हैं, आप खुद पूर्वांचली, उसका अपमान सम्मान की बात हो रही है। चेहरा कन्हैया को बना देते बेहतर नहीं होता कांग्रेस के लिए? नहीं सर, ये कोई बात नहीं है। देखिए, पूर्वांचली दिल्ली के एक महत्वपूर्ण भाग हैं। पूर्वांचलियों के साथ अन्याय होता है, वो अन्याय रुकना चाहिए, उनको भी जो है बराबर का सम्मान मिलना चाहिए, ठीक बात है। लेकिन सिर्फ पूर्वांचली नहीं रहते हैं दिल्ली में भाई। दिल्ली सबकी है, दिल्ली हम सबकी है। दिल्ली में तमाम क्षेत्र के लोग रहते हैं, तमाम इलाके के लोग रहते हैं। देखिए, यही दिक्कत है, हम जब बाइनरी बनाने लगते हैं ना, उससे लोकतंत्र का नुकसान होता है। पूर्वांचलियों का भी सम्मान हो, पंजाबियों का भी सम्मान हो, हरियाणवियों का भी सम्मान हो, जाट का भी सम्मान हो, गुजर का भी सम्मान हो, दलित का भी सम्मान हो, ब्राह्मण का भी सम्मान हो। देश तो ऐसा हो, उसका ऐसा निर्माण हो कि किसी के साथ कोई अपमान नहीं हो। हमको इस विचार पे चलना चाहिए। किसी महिला को हिरणी कहा जाए, किसी के गालों का जिक्र किया जाए, किसी ने बाप बदल लिया, ये शब्द जब इस्तेमाल होते हैं तो ये राजनीति किस तरफ जा रही है? देखिए, राजनीति में ना आजकल गिरने का कंपटीशन है, और जो जितना गिरा हुआ है वो उतने ज्यादा ऊंचे पद पर बैठा हुआ है। ये दुर्भाग्य तो है। काम को इनाम ना मिले, गाली को इनाम जरूर मिल रहा है। हाँ, मैंने आजकल इसी बात पे लोगों का चयन किया जा सकता है कि कौन कितना बदतमीज है। आप भी अक्सर देखते होंगे कि स्पोक्स पर्सन उसको अच्छा मानते हैं जो बदतमीजी कर सके। हाँ, नीचे आग लगे, तू मैं हो, तू उस विंडो बनाकर और बैठ जाओ आराम से, हाथ पर हाथ धरकर होने दो। और वहां और एंकर भी अच्छा वही हो जो मुलेठी खा करके आए और इतना गला फाड़ करके चिल्लाए कि बिना माइक के आवाज भी स्टूडियो से बाहर चला जाए। तो ये पैमाना तो है बना हुआ, ये तो हकीकत है। सवाल यह है कि इससे देश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। पर इस आक्रामक अंदाज के जरिए आपने भी बहुत अपने समर्थक बटोरे हैं, बहुत तालियां बटोरी हैं, जिसको अभी आप गरिया रहे हैं। नहीं, देखिए, आक्रामकता अगर बिना विचार के है, विचारहीन है, तो वो आक्रामकता नहीं है, उसको उदंडता कह लीजिए आप। कई बार क्या होता है कि आप जब हकीकत और सच्चाई को जानते हैं तो आपके अंदर एक रेज पैदा होता है, एक गुस्सा पैदा होता है, खून खौलता है सर। जब ये देखते हैं कि एक तरफ सरकार कह रही है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना दिए हैं और दूसरी तरफ 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने का पोस्टर लगाती है, तो पोस्टर को देख करके गुस्सा आता है। उस पोस्टर को देख करके गुस्सा आता है कि बड़ा बड़ा जो है भाषण देते हैं धर्म, संस्कृति, देश और राष्ट्र के ऊपर, और अपना बच्चा जब बड़ा होता है उसको पढ़ने के लिए इंग्लैंड भेज देते हैं, ऑक्सफोर्ड में, तो गुस्सा आता है।
गुस्सा आता है कि इस देश के पढ़े लिखे जो 4.5 लाख इंजीनियर हर साल पैदा होते हैं, 1 लाख लोगों को भी नौकरी नहीं मिलती है, तो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है कि इस देश का एक किसान जो है 60 दिन से ज्यादा भूख हड़ताल पे जो है दिल्ली की सीमा पे बैठा हुआ है, तो गुस्सा आता है। नाम भी नहीं पता होगा लोगों को किसान का दूध दिल्ली आ सकता है। जगजीत सिंह डल्लेवाल, उन्होंने पूरी अपनी संपत्ति भी दान कर दी। हाँ। वो वहां बैठे हुए हैं, उनको कैंसर भी है और वो 60 दिन तक आमरण अनशन पर बैठे हैं और मीडिया में जिक्र नाम की चीज भी नहीं है। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि गुस्सा आता है। कौन नौजवान चाहेगा सर? हम भी चाहते हैं कि जो है ना झील सी आंखों पे कविताएं लिखना, लेकिन क्या करें, जब आंखों में दर्द देखते हैं, गाल की झुर्रियां देखते हैं और मजदूरों का वो हाथ देखते हैं जिस पे ठेला पड़ गया है बिना जिम जाए हुए ही, तो लगता है यह भी तो भारतवासी है ना। आप और हम बराबर हैं सर। आप एंकर हैं, हम स्पीकर हैं, लेकिन हमारा और आपका वोट बराबर है। हम दोनों मंच पे बैठे हुए तो ज्यादा काबिल नहीं है। हमारा वोट भी एक ही है और ये सामने जो बैठे लोग हैं इनका वोट भी एक ही है। देश का निर्माण तो इस तरीके से किया गया था ना, संविधान की व्यवस्था तो इस तरीके से कायम की। तो इन बातों पर गुस्सा आता है, पर जब आस्था का भी अपमान किया जाता है, आस्था बड़ी निजी होती है, पर यह कह देना कि भाई संगम में डुबकी लगाने से गरीबी दूर नहीं होगी, आस्था पर भी प्रहार कर बैठते हैं। आस्था पे उन्होंने प्रहार नहीं किया। मल्लिकार्जुन खड़गे की बात कर रहा हूं। अध्यक्ष जी को रेफर कर रहे हैं, उन्होंने आस्था पे प्रहार नहीं किया। आप पूरे स्टेटमेंट को सुनिए। उन्होंने कहा कि हम किसी के भी आस्था पर कोई प्रहार नहीं कर रहे हैं, हम सबके आस्था का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन तर्कपूर्ण होना इस देश में गुनाह कैसे हो गया सर? नहीं, तर्क तो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, पर कोई ईद का मौका हो, कोई मुस्लिम त्योहार हो और वहां नमाज अदा की जा रही हो, आपको नमाज अदा करने से गरीबी दूर नहीं होगी, क्या उसे आप ठीक मानेंगे? देखिए, हम ये कह रहे हैं कि धर्म इंसान का व्यक्तिगत मसला है। धर्म इंसान का जो है व्यक्तिगत आस्था है। धर्म का आचरण करना उसकी स्वतंत्रता है, ठीक है। लेकिन जब आस्था विचार से आस्था प्रचार का रूप ले ले, जब धर्म जो है व्यक्तिगत आचार व्यवहार से राजनीतिक व्यापार का रूप ले ले, तो राजनीतिक व्यक्ति होने के चलते एक तर्कपूर्ण बात तो रखना पड़ेगा ना सर। अब ये कह करके जो है, ये कमजोर कड़ी है क्या, कमजोर नस है कांग्रेस की? ये धर्म और आस्था की चर्चा जहां आती है, वो कांग्रेस खुलकर अपनी बात क्या है क्लैरिटी से कहती हुई दिखाई नहीं देती। नहीं, अब कितना क्लैरिटी चाहिए इस वक्त में, जहां पर एक व्यक्ति को उसके धर्म और आस्था के आधार पर उसके राजनीतिक निर्णय को संकुचित करने का, मोड़ने का, कब्जा करने का दौर हो, वहां भी अगर कोई सच बोलने की हिम्मत कर रहा है। और हमने कहा है कि अगर आप वोट दीजिएगा धर्म के नाम पर, तो आप स्कूल की इच्छा बंद कर दीजिए। अगर आप वोट दीजिएगा जात के नाम पर, तो आप अस्पताल की इच्छा बंद कर दीजिए। वोट देंगे धर्म के नाम पर तो नौकरी कैसे मिलेगी सर? और हमने कहा धर्म के नाम पर जो आप मांगते हैं, जो पर्चे बांटे जा रहे हैं मुस्लिम बहुल इलाकों में, और उसमें कहा जा रहा है आम आदमी पार्टी पर भरोसा मत करो, ये चुपचाप बैठ गए थे शाहीन बाग को लेकर, सीए को लेकर कुछ नहीं बोले अरविंद केजरीवाल। ये सॉफ्टली, इसमें धर्म के नाम पे नहीं, ये तो मुसलमानों को आप वो कर रहे हैं ना अपनी तरफ आकर। नहीं, एक बात बताइए कि छोड़िए साथ अरविंद केजरीवाल का भरोसे लायक नहीं, ये धर्म की तो राजनीति कर रहे हैं। नहीं, धर्म की राजनीति नहीं है। हम तो आपके सामने कह रहे हैं खुले तौर पर, धर्म के नाम पर किसी भी व्यक्ति को वोट देना है तो हमको वोट नहीं दीजिए। अगर आपको स्कूल के लिए वोट देना है, अस्पताल के लिए वोट देना है, सड़क के लिए वोट देना है, नौकरी के लिए वोट देना है, महिलाओं के सम्मान के लिए वोट देना है, हमारे कांग्रेस के कूपन में कहीं भी धर्म का जिक्र है क्या? हम कह रहे हैं कि 500 का सिलेंडर मिलेगा सबको, कहां हम वहां धर्म लेकर के आए? हम कह रहे हैं कि 2500 रुपया मिलेगा सारी महिलाओं को, कहां धर्म लेकर के आए? हम कह रहे हैं कि युवाओं को 8,500 का नौकरी देंगे अप्रेंटिस योजना के तहत, कहां धर्म लेकर के आए? हम कह रहे हैं कि 25 लाख तक का जो है सबका हम हेल्थ इंश्योरेंस करवाएंगे, कहां धर्म लेकर के आए हैं? हम कहते हैं कि धर्म हमारा व्यक्तिगत विषय है और यह एक धार्मिक देश है। सबको इस देश में अपने धर्म को मानने की, उसके अनुसार आचरण करने की आजादी है और ये आजादी हमको हमारा संविधान देता है। अगर संविधान बचेगा तभी हमारा धार्मिक अधिकार भी करते हैं। राहुल गांधी दिल्ली में वो सीलमपुर ही क्यों चुनते हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जहां 60% के करीब मुस्लिम आबादी है? अच्छा, अगर यही बात कहिए कि अगर हम कह दें कि जो है पहली रैली जो है नांगलोई जाट में हुई, तो वो जो है हिंदू बहुल इलाका ही क्यों चुनते हैं? ये तो देखिए सर, आप खूबसूरत लग रहे हैं ना, तो सिर्फ आपकी खूबसूरती नहीं है, मेरी आंखों की भी खूबसूरती है कि हम आपको खूबसूरत रूप से देख पा रहे हैं। तो आप देखिए कि सर आपका चश्मा ठीक से देख पा रहा है ना, क्योंकि यह बात तो पलट करके बोली जा सकती है ना कि आप हिंदू बहुल इलाके में ही क्यों कर रहे हैं।
क्यों हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं? दलित क्यों कर रहे हैं? और सर डिजिटल, फिर दलित इलाकों में भी ऐसे पर्चे बट रहे हैं कि ये दलित विरोधी हैं, ये आपके हक मार लेंगे। सर भारत जो है चांद पे चला गया। परंपरागत वोट बैंक पर जो आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति नहीं कर रहे, वही तो आप कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम आपके सामने खड़ा होकर के कह रहे हैं कि भाई धर्म के नाम पे वोट नहीं दीजिए, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके सामने बोल रहे हैं। आप अपने जो है सुरक्षा के लिए वोट दीजिए, आप अपनी समृद्धि के लिए वोट दीजिए, आप अपनी प्रगति के लिए वोट दीजिए, आप अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट दीजिए। अगर नेता अपने बच्चों के बारे में सोचता है तो आप अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए, आप अपने बच्चों का भविष्य सोच करके वोट दीजिए। इतना स्पष्ट तरीके से बोल रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं सर, कोई लाग लपेट थोड़ी है, स्पष्ट बोल रहे हैं। और ये राजनीति कांग्रेस पार्टी नहीं कर सकती है, क्योंकि यहां इस मंच से हमने सबसे पहले किसको याद किया? हमने गांधी को याद किया। गांधी से ज्यादा बड़ा कोई धार्मिक व्यक्ति था क्या? गांधी से ज्यादा बड़ा धार्मिक कोई व्यक्ति नहीं था ना। लेकिन गांधी क्या कहते थे? गांधी कहते थे रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता राम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान, सबको सन्मति मिले। नहीं, वो बिहार में सन्मति नहीं मिली, वहां पर विरोध हो गया था अश्विनी चौबे इसी भजन को लेकर। तो गांधी के देश में हिंदू मुसलमान चुनाव जीतेगा तो ऐसा विरोध होगा? यही तो देश को तय करना है कि यह देश गांधी का है कि गोडसे का है, यही तय करना है। अगर गोडसे चुनाव जीत जाएगा तो यही करेगा, यही इतिहास है। मेरा सिंपल एक सवाल है, गांधी जी को गोली मार दिए, ठीक है, गोडसे, उनको जो देशभक्त कह रहे हैं उनसे एक बात पूछिए ना कि गांधी पे गोली चली, जनरल डायर को क्यों नहीं गोली मार दिया गोडसे? किसी अंग्रेज को क्यों नहीं मार दिया? भगत सिंह के साथियों ने सॉन्डर्स पे गोली चलाई। देखिए, ये बहुत खतरनाक साजिश है उस देश के खिलाफ हो रहा है, इस देश को कमजोर करने की साजिश, पर ये इस देश को बांटने की साजिश, इस देश में नफरत फैलाने की साजिश। देश को समझा पा रहे हैं, अपने ही घटकों को आप नहीं समझा पाते। सावरकर पर जब राहुल गांधी सवाल उठाते हैं, क्योंकि गोडसे का जिक्र आ गया और गोडसे के सीधे ताल्लुक वीडी सावरकर से भी थे, तो वहां पर तो शिवसेना कहने लगती है नहीं, सावरकर का अपमान नहीं करना चाहिए। नहीं, अपमान तो देखिए किसी का नहीं करना चाहिए, अपमान मतलब अपमान किसी का नहीं करना चाहिए। लेकिन विचारधारा कोई चीज होती है भाई। माफीनामा को लेकर गांधी को मानने वाले लोग हैं तो हम गोडसे के साथ कैसे खड़ा हो सकते हैं? हाँ, गोडसे के साथ पर सावरकर खड़े थे। हाँ, तो हम सावरकर के साथ नहीं खड़े हैं, पर शिवसेना आपके साथ है और वो सावरकर के साथ खड़ी है। तो एक बात बताइए, चुनाव जो होता है, चुनाव में जो गठबंधन बनता है, उस गठबंधन बनने का सिर्फ और सिर्फ जो है विरोध आधार होता है कि समर्थन भी आधार होता है? सिर्फ डाइवर्जन लाइफ में होता है कि कन्वर्जन भी होता है? दोनों चीज होती है ना। राजनीति को इतना एकाकी तौर पे क्यों देखा गया है? शुक्र है कि आपने वो सवाल नहीं पूछा। कई पत्रकारों ने मुझे पूछा कि इंडिया में दरार हो गया है। अरे भाई, काहे दरार हो जाएगा इंडिया में? देश में राष्ट्रीय स्तर पे दो गठबंधन है, इंडिया और एनडीए। इंडिया में आपको दरार दिख रहा है, कमाल है आपका चश्मा भाई साहब। और एनडीए में आपको दरार नहीं दिख रहा है क्योंकि अजीत पवार जो है दिल्ली में चुनाव लड़ रहे हैं 30 सीट पे, वहां आपको एनडीए में दरार नहीं दिख रहा है। एक भी बीजेपी के नेता और प्रवक्ता से यह सवाल नहीं पूछा गया कि एनडीए टूट गया है। अजीत पवार बीजेपी से अलग चुनाव लड़ रहे हैं, 30 सीट पे चुनाव लड़ रहे हैं, यह सवाल एक बार भी उनसे नहीं पूछा गया। सारा प्रश्न हमारे तरफ ही है। तो वो तो पूछे जाएंगे ना। अब अखिलेश यादव अगर आकर रिठाला में चुनावी सभा संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल के साथ, तृणमूल कांग्रेस अगर अरविंद केजरीवाल के साथ दिखाई देगी और कांग्रेस अलग थलग होगी, तो सवाल तो पूछा जाएगा। तो हम कहते हैं कि अगर इतिहास में जाकर के प्रश्न करना है तो कांग्रेस पार्टी तो सपा के खिलाफ भी चुनाव लड़ी है, कांग्रेस पार्टी तो टीएमसी के खिलाफ भी चुनाव लड़ी है। पर मौजूदा परिप्रेक्ष्य में पूछे जाते हैं ना तो सवाल। मौजूदा परिप्रेक्ष्य में कह रहा हूं कि मौजूदा परिप्रेक्ष्य क्या था जब जनरल इलेक्शन हो रहा था? वो जनरल इलेक्शन था। देश में 3 स्तर का चुनाव होता है, जनरल इलेक्शन होता है, असेंबली का इलेक्शन होता है और लोकल बॉडी इलेक्शन होता है। कई बार ऐसा होता है कि आप जिस पार्टी के साथ असेंबली का चुनाव लड़ते हैं, लोकल बॉडी जो आप अलग अलग लड़ते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप जनरल इलेक्शन जिस पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हैं, असेंबली इलेक्शन अलग अलग लड़ते हैं। पता नहीं कांग्रेस के अंदर अगर गलती नहीं भी है ना,
तो मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर के गलती ढूंढना है, क्योंकि आसान है, विपक्ष में मैग्नीफाइंग जेल ग्लास नहीं की डाल जरूरत नहीं सकते पड़ती, हैं, कुछ चीजें ईडी तो नहीं भेज सकते हैं, सीबीआई नहीं भेज सकते हैं, तो कन्हैया मैग्नीफाइंग भाई, लेकर ग्लास कुछ लेकर बातें गलती तो ढूंढ रहे हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास की जरूरत ही नहीं पड़ती, कुछ बातें तो साफ दिखती हैं। जी। आपके जो बड़े बड़े नेता हैं, अरविंदर सिंह लवरी प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, एक बार नाराज होकर गए, फिर वापस आए, फिर चले गए, राजकुमार चौहान छोड़ गए, जो तमाम बड़े दिग्गज आपके नेता हैं वो दिखाई नहीं दे रहे हैं अब कांग्रेस के साथ। अच्छा, तो जो चले ही गए वो अब हमारे नेता कैसे रहे? हाँ। पर जो वही सबसे हमारी बड़े पार्टी- चेहरा थे कि नहीं थे? हमारी ये तो मैं पार्टी गलत नहीं छोड़ कह रहा करके हूं। जो चले ही गए वो हमारे नेता कैसे रहे? वो तो अब बीजेपी के नेता हैं, हाँ। और बीजेपी में कौन नेता है ये सबको पता है। मैं तो कहता हूं बीजेपी में जब जेटली जी थे तो 3 लोगों की सरकार थी, न 2.5 लोगों की सरकार थी। जब से जेटली जी चले गए अब तो 2 ही लोगों की सरकार है। 545 एमपी जो बने हुए हैं उनको खुद ही नहीं पता है कोई एमपी है कि नहीं है। जो छोड़ करके जा रहे हैं वो कितना वहां नेता बन के रहेंगे ये आप देख लीजिएगा। कांग्रेस अपने आप को कहां खड़ा देख रही है? कांग्रेस अपने 0 आप बटा को- लड्डू 4.3% वोट बैंक। मतलब क्या आप इस बात से खुश हो जाएंगे? 100% जी हमने इजाफा कर दिया, 8% वोट बैंक कर दिया अपना। आप साहिर लुधियानवी का वो गाना सुने हैं? तो सुनाइए ना। मैं जिंदगी को उस मुकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, धुआं तो वैसे ही गम और बहुत खुशी धुआं में तो फर्क ना दिल्ली हो महसूस रखी हो है। जहां, हाँ। मैं दिल को उस मुकाम पे लाता चला गया। आप एक उद्देश्य से अगर राजनीति करते हैं, उस उद्देश्य को पूरा किए बिना चुनावी हार जीत से आप रुकना नहीं चाहिए आपको, और आपको रुकने की जरूरत नहीं है। और हमारा उद्देश्य यह है कि देश की राजनीति में देश के लोगों का सवाल केंद्र में हो। राजनीतिक बहस वो विमर्श हमेशा लोगों की बुनियादी सवाल के आधार पर होना चाहिए, और वो कितनी करने की सीटें- हम कोशिश कर रहे हैं। सीटें कितनी? सीटें जितनी हो जाए, हम तो यही कहेंगे दिल्ली की जनता से, जो सरकार बनवा दीजिए हमारी। हमारे बीच जो है राघव जी हैं, हम इनसे भी कहेंगे कि इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट कीजिए, अपील करेंगे। हाँ। हम जिस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जिस पार्टी के लिए काम करते हैं, हम तो चाहेंगे उसकी सरकार बने, लेकिन वोट देना तो जनता के हाथ में है। हाँ। जनता 5 तारीख को वोट देगी, वो काउंटिंग होगा, 8 तारीख को तो सरकार डिफेंसिव क्यों बनेगी। दिख रहे हैं? लोग तो ताल ठोकते घूमते हैं। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं आप आदमी, आप वालों से पूछिए, अभी राघव चड्ढा 60 से नीचे तो नहीं आ रही ना सीट। 60 तो पक्की है ना राघव? ये देखिए सीधा बोल रहे हैं 60। तो वो क्या कहेंगे कि हमको नहीं आ रहा है? तो आपकी कितनी आ रही है? हम तो वही तो पूछना चाह रहे हैं। हम भी कहेंगे हमारी 60 आ रही है। 60 आ रही है। बोलने में भी थोड़ी जीएसटी लग रहा है। अभी बोलने में कम से कम जीएसटी नहीं लगा है ना। देखिए, मुझे आता नहीं ना मोहतरम को मोहतरम कहना, किसी को ज्यादा किसी को कम कहना। बहुत बहुत शुक्रिया कन्हैया कुमार। तो इस मंच पर कन्हैया कुमार थे, और